नमस्कार, राधे राधे, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। एक बार फिर से मैं शशांक भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं इंग्लिश के YouTube चैनल पर, जिस पर बैठकर आप अपने घर से ही इंग्लिश को पढ़ सकते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंडेफिनिट प्रोनाउन तक डिस्कस कर लिया था। उससे आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि लास्ट वीडियो में आपको अभी तक सब कुछ समझ में आया होगा। जहां भी दिक्कत आए आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मैं डाल दूंगा। आगे बढ़ते हैं। आज हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब जिसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, वो सारे प्रोनाउन, जैसे ईच हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन तीन तरीके से काम में आता है। ईच के साथ में काम में लिया जाता है, आइदर के साथ में काम में लिया जाता है और नाइदर के साथ में काम में लिया जाता है। तो एक बार बोर्ड पे उसको लिख के फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन तीन होते हैं, ईच, आइदर और नाइदर। तीन तरह के होते हैं, ईच, आइदर और नाइदर। ईच किसके लिए काम में लिया जाता है? वन आउट ऑफ मैनी। वन आउट ऑफ मैनी के लिए हम किसको काम में लेंगे? ईच को। वन आउट ऑफ, जब टू की बात करेंगे यानी दो में से किसी एक की बात करेंगे तो हम किसको काम में लेंगे? आइदर को। और जब हम बोलेंगे कि दोनों में से कोई भी नहीं, यानी नो वन या नन आउट ऑफ टू हम कहें, नो वन या नन आउट ऑफ टू कहें, यानी दोनों में से एक भी नहीं की जब हम बात करेंगे तो हम किसका प्रयोग करेंगे? नाइदर का। यानी जब हम बहुत सौ में से किसी एक की बात करेंगे, बहुत सौ, कई लोगों में से, बहुत सौ में से किसी एक की बात करेंगे तो ईच का प्रयोग होगा। जब दो में से किसी एक की बात करेंगे तो नाइदर का प्रयोग होगा। और जब दोनों में से कोई भी नहीं तो किसका प्रयोग होगा? नाइदर का। ये चीज सेंटेंस के जरिए समझते हैं। तो एक सेंटेंस लिखा मैंने आपके सामने, ईच बॉय एंड गर्ल फिल इन द ब्लैंक सीन इट। हमें दो हेल्पिंग वर्ब दी, हैज और हैव। मैंने कहा यहां पर हैज आएगा। क्या आएगा? हैज। बात वही कि सर ऐसा क्यों हुआ? देखिए, ईच, आइदर, नाइदर या तो वाक्य के, सेंटेंस के क्या बन जाएं? सब्जेक्ट बन जाएं। क्या बन जाएं? सब्जेक्ट बन जाएं। या फिर ये सब्जेक्ट के साथ में प्रयोग हो जाएं। कैसे? देखिए, ईच यहां पर इस सेंटेंस का क्या बन रहा है? सब्जेक्ट बन रहा है। अगर मैं इसके ऊपर हाथ रख लेता हूं तो इस टाइम हमें ईच दिखना बंद हो गया। अब सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या रह गया? बॉय एंड गर्ल। यानी कि ये सब्जेक्ट है ऑलरेडी, तो सब्जेक्ट के कहां प्रयोग हो गया? ये साथ में। और यहां पर किस रूप में आ गया ये सेंटेंस का? सब्जेक्ट बन के। यही ग्रामर ने कहा है कि ईच, आइदर, नाइदर या तो वाक्य के क्या बन जाएं? सब्जेक्ट बन जाएं, या सब्जेक्ट के साथ प्रयोग हो जाएं। तो उस सेंटेंस में वर्ब के रूप में जब भी वर्ब भरी जाएगी, हमेशा सिंगुलर फॉर्मेट में भरी जाएगी, प्लूरल में नहीं आएगी। यानी ईच, आइदर, नाइदर किसी वाक्य के सब्जेक्ट बने या सब्जेक्ट के साथ प्रयोग हो, वर्ब हमेशा कौन सी आएगी? सिंगुलर आएगी। एरर कैसे आती है एग्जाम के अंदर, इसकी किस तरीके से एरर करके देता है, मैं आपको बोर्ड पे भी एक सेंटेंस लिख के एरर समझा रहा हूं, देखिए ध्यान से। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की एरर को मैं डिस्कस कर रहा हूं। एरर मैंने आपके सामने लिखी, आई रिक्वेस्टेड बोथ द सिस्टर्स बट नन वाज रेडी टू गो टू दिल्ली। इस सेंटेंस में एक मिनट में एक बार कोशिश कीजिए आप लोग गलती निकालने की। देखिए, मैं बताता हूं आपको, सबसे पहले हमारी निगाह कहां पड़ी? बोथ पर, क्योंकि हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि सेंटेंस में बोथ किसको बताता है? दो को बताता है। देखिए, वाक्य के पहले भाग में बोथ का प्रयोग है। वाक्य के फर्स्ट पार्ट में किसका यूज है? बोथ का। बोथ ने क्या बताया कि यहां पे कितने लोगों की बात हो रही है? दो जनों की। दो के लिए तो क्या आता है? या तो आइदर आएगा या फिर क्या आएगा? नाइदर आएगा। ठीक है। अब आइदर और नाइदर, आइदर किस में आएगा? जब वाक्य में दो में से किसी एक की बात हो तब तो क्या आ जाएगा? आइदर। और जब दोनों में से एक भी नहीं हो तब क्या आ जाएगा? नाइदर। अभी हम इसको कंप्लीट नहीं कर सकते जब तक हम आगे नहीं बढ़े। हमने बट के बाद वाले सेंटेंस में देखा कि यहां पर नन का प्रयोग किया गया है। अब नन तो हमने पढ़ा ही नहीं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हमने सिर्फ तीन चीजों को अभी पढ़ा कि साहब ईच होता है, आइदर होता है, नाइदर होता है। तो देखिए बच्चों, मैं आपको एक चीज बता दूं, चार शब्द और होते हैं। नन, नो वन, जिसको नन भी बोल लो चाहे नो वन बोल लो, एनी,
और एनीवन। चार चीजें थी, नन, नो वन, एनी और एनीवन। जब भी दो की बात की जाएगी, कितने लोगों की? दो जनों की जब भी बात करी जाएगी तब तो क्या आएगा? आइदर या नाइदर। और जब भी दो से ज्यादा, यानी दो से ज्यादा की बात की जाएगी तो नन, नो वन, एनी या एनीवन का प्रयोग किया जाएगा। अब इस सेंटेंस में अगर मैं गलती सुधारने चलूं तो यहां पर मैंने नाइदर कर दिया, ये सही है, ये गलत है। क्या रीजन? वही सवाल, क्यों कि सर ऐसा क्यों हुआ? अब रीजन या नाइदर क्यों आया? क्योंकि बट से पहले वाले भाग में क्या लिखा है? पार्ट में बोथ है। बोथ का मतलब तो क्या है? दो, क्योंकि हमने दो की बात करने के तीन तरीके पढ़े थे, या तो बोथ आएगा, या टू आएगा, या फिर कोई दो नाम लिख के आएंगे। यहां पर हमें क्या मिला? बोथ मिला। तो बोथ ने बताया कि वाक्य में बात कितनों की हो रही है? दो की हो रही है, और दो के लिए तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? आइदर या नाइदर। साहब नन की जगह आइदर क्यों नहीं किया? नन एक नकारात्मक शब्द है, नेगेटिव वर्ड है ये, और नेगेटिव वर्ड होने के कारण हम सेंटेंस का मीनिंग तो चेंज कर नहीं सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस अपने आप को किस फॉर्म में ले जा रहा है? नेगेटिव वे में ले जा रहा है। और नेगेटिव वे में उसको बरकरार रखने के लिए, क्योंकि यहां दो की बात हो रही है, बोथ ने बता दिया है हमें, इसलिए नन के स्थान पर हम किसका यूज कर देंगे? नाइदर का। और उसके बाद में ये वाक्य 100% क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के एरर को डिस्कस किया। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन की तरफ मूव करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आइए डिस्कस करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन को हम डिस्कस कर रहे हैं। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? देखो बच्चों, रिलेटिव कौन होते हैं? हमारे रिश्तेदार होते हैं, यानी कि ये प्रोनाउन भी क्या होंगे? हमसे कुछ ना कुछ या तो रिश्ता बनाएंगे या बनवाएंगे। अब रिलेटिव का काम ही क्या होता है? रिलेट करना, किसी का रिलेशन बतलाना। रिलेशन बताने के लिए इसने क्या किया? अगर मैं इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करूं तो उसने कहा कि एक शब्द जो दो वाक्यों के मध्य कोई संबंध स्थापित कर दे, एक शब्द जो दो सेंटेंस के बीच में कोई रिलेशन क्रिएट कर दे, उसे ही हम क्या कहेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन। कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए ये ब्राइडल है और ये ग्रूम है, यानी ये दुल्हन है और ये कौन है? दूल्हा। यहां पर एक मीडिएटर है, जिसको अपन अगर देसी भाषा में बोलूं तो बिचौलिया जिसको बोलते हैं, जो रिश्ता कराने के बीच में रहता है, जो लड़की वालों को भी जानता है और जो लड़के वालों को भी जानता है। इस बिचौलिए ने क्या किया? इन दोनों की फैमिली को मिला दिया। ब्राइडल की फैमिली को ग्रूम की फैमिली से मिला दिया, ग्रूम की फैमिली को ब्राइडल की फैमिली से मिला दिया, और ये बोल दिया कि भाई अब तुम्हें जो लेना है, क्या करना है, कैसे अरेंजमेंट करना है, किस तरीके से तुम शादी किस दिन करनी है, वो सारा तुम अपने पारिवारिक रूप पे बैठ के डिस्कस कर लीजिए। तो यहां पर ये बिचौलिए का काम खत्म हो गया, उसने दोनों को मिलवा दिया। सेम क्या करता है? रिलेटिव प्रोनाउन करता है। उसको संबंध बैठाने के लिए उसने तीन वर्ड दिए, एक दिया हु, दूसरा दिया विच और तीसरा दिया दैट। जैसे ये मीडिएटर था, ये तीनों भी यहां पर किसका काम करेंगे? सेंटेंस में मीडिएटर का काम करेंगे। ये तीनों दो अलग अलग सेंटेंस को क्या कर देंगे? मिला देंगे और बीच में खुद आ जाएंगे। ये बीच में बैठा है, इन दोनों रिश्ते के बीच में बैठा है, दोनों रिश्ते के, इसीलिए क्या कहलाया? मीडिएटर, यानी बिचौलिया कहलाया। ये भी दोनों सेंटेंस के बीच में बैठेगा, इसलिए क्या कहलाएगा? मीडिएटर यानी बिचौलिया कहलाएगा। ये क्या बताएंगे? रिलेशन। इस मीडिएटर ने भी क्या बताया? रिलेशन। इसका रिलेशन यहां करवा दिया, इसका रिलेशन यहां करा दिया, दोनों की शादी हो गई। ये भी दो सेंटेंस के बीच में रिलेशन क्रिएट कर देंगे। अब बात आती है कि हु विच दैट का प्रयोग कैसे किया जाता है। देखिए, हु हमेशा लिविंग के लिए काम में आता है, लिविंग मतलब सजीव के लिए। विच की बात करूं तो ये हमेशा नॉन लिविंग के लिए काम में आता है, नॉन लिविंग यानी निर्जीव के लिए। और दैट की बात करूं तो ये भैया लिविंग के लिए भी काम में आता है और नॉन लिविंग के लिए भी काम में आता है। यानी ये दोनों तरीके से हम इसको काम में ले सकते हैं, लिविंग के लिए भी और नॉन लिविंग के लिए भी। हर एक की एरर अलग अलग तरीके से हम डिस्कस करते चलेंगे, अभी एक एक को समझेंगे। सबसे पहले हु डिस्कस करेंगे, उसमें कितने तरीके पार्ट में गलती आती है, उसके बाद विच को डिस्कस करेंगे, फिर हम दैट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम हु को डिस्कस करते हैं। तो अब हु को हम डिस्कस करते हैं। देखिए, हु के तीन पार्ट होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव।
सब्जेक्टिव की बात करूं तो हु कहलाता है, ऑब्जेक्टिव में हुम आता है और पजेसिव में हुज आता है। सेंटेंस के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूं, एक बार नोट कीजिएगा अपनी कॉपी में। 3 सेंटेंस आपके सामने लिखे। पहला आया दिस इज राम हु इज माई फ्रेंड, सेकेंड आया दिस इज गीता हुम आई हेल्प एवरी डे, और थर्ड आया दिस इज मोहन हुज फादर इज ए टीचर। देखो या तो इसको ऐसे याद कर लो कि हु सब्जेक्टिव है, हुम ऑब्जेक्टिव है, हुज पजेसिव है। अगर सेंटेंस के थ्रू याद करना है तो ये याद कर लो कि हु एक सब्जेक्टिव केस है और इसके बाद हमेशा क्या आएगी, एक वर्ब आएगी। हुम एक ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव का मतलब ऑब्जेक्ट पे कहाँ क्या सेंटेंस खत्म हो जाता है, तो ये भी किसका काम कर रहा है, उसी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ऑब्जेक्टिव केस है और इसके बाद हमेशा क्या आएगा, एक नया सब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट और नए सब्जेक्ट में अंतर होता है, सब्जेक्ट ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे इस सेंटेंस का, ये क्या है, नया सब्जेक्ट। हुज एक पजेसिव प्रोनाउन है और पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग हमेशा किसके साथ होगा, कॉमन नाउन के साथ होगा, याद कराया था ना। तो इसने कहा कि हुज एक पजेसिव केस है और इसका प्रयोग हमेशा किसके साथ किया जाएगा, कॉमन नाउन के साथ किया जाएगा। ये तो था सिर्फ और सिर्फ एक समझने का तरीका। अब हम बात करते हैं कि हु के ऊपर एरर किस बेस पे बनती है, विद सेंटेंस हम अभी डिस्कस करेंगे। आइए देखिए, ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिएगा वीडियो देख के। देखिए 3 सेंटेंस मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं। पहला सेंटेंस आया, 3 तरीके से गलती करता है ये, इट इज आई हु इज कॉलिंग यू। देखिए बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है, हु इज कॉलिंग यू, हु इज कॉलिंग यू, हु इज कॉलिंग यू, लेकिन अगर इस सेंटेंस में गलती निकालने चले तो यहाँ पर इज नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, एम आएगा। कारण उसने कहा कि रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले प्रयोग किया गया नाउन या प्रोनाउन। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन से बिल्कुल पहले जो नाउन या प्रोनाउन लिखा हुआ है उसे हम एंटीसीडेंट बोलते हैं। एंटीसीडेंट का मतलब रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले प्रयोग किया गया नाउन या प्रोनाउन। तो इसने कहा कि रिलेटिव प्रोनाउन से जो पहले नाउन या प्रोनाउन दिया गया है, रिलेटिव के बाद जो आप वर्ब लिख रहे हो वो हमेशा रिलेटिव से पहले प्रयोग किए गए नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आएगी। अब मुझे ये बताओ कि आई के साथ इज आएगा या एम आएगा। देखिए यहां पर अगर बात करें तो आई के साथ में क्या आएगा, एम, लेकिन ऐसा नहीं है कि आई के साथ में इज नहीं आ सकता। यस, आई एक ऐसा यूनिवर्सल प्रोनाउन है जो वर्ल्ड की सारी वर्ब्स को काम में लेता है। आई, जैसे मैंने लिख दिया, मैं सिर्फ आई को एक प्रोनाउन के रूप में अगर दर्शाता हूं तो मैं सेंटेंस लिखूंगा आई इज ए प्रोनाउन। कौन सी वर्ब ले गया, इज ले गया। अब मैंने लिखा आई एम गोइंग, एम ले गया। और अगर इसी का मैं टैग क्वेश्चन बना दूं तो आरंट आई, तीनों वर्ब ले ली। तो ऐसा नहीं है कि ये इज नहीं लेगा या आर नहीं लेगा, बट सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करेगा कि यहां पर हमें ये इज एम आर में से भरवा रहा है और अकॉर्डिंग टू द टेंस हमें आई के साथ में किस वर्ब को काम में लेना पड़ेगा, एम को। यानी नियम कहा कि रिलेटिव के बाद जो वर्ब आएगी, रिलेटिव के बाद जो वर्ब आएगी वो रिलेटिव से ठीक पहले प्रयोग किए गए नाउन या प्रोनाउन, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट, उसके अनुसार आएगी। दूसरे सेंटेंस को हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहां पर हिम नहीं आएगा, यहां पर ही आएगा। कारण उसने कहा कि रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले कभी भी प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। रिलेटिव से ठीक पहले प्रोनाउन का हमेशा कौन सा केस आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा। कौन सा केस आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा। तीसरे सेंटेंस को अगर मैं डिस्कस करता हूं तो आपका दिमाग बिल्कुल यहां जाएगा कि सर इसके अंदर देम दिया हुआ है आपने और इसको दे कर दो और ये सेंटेंस सही हो जाएगा। नहीं बच्चों, यहां पर ये देम भी गलत है, ये दे भी गलत है। क्यों? बहुत बड़ा नियम ग्रामर ने बनाया। उसने कहा कि रिलेटिव से ठीक पहले 3 चीजों का प्रयोग कभी नहीं होगा। कितनों का? 3 का। कौन कौन सी हैं? दे, देम और देयर। क्या कहा उसने कि रिलेटिव से ठीक पहले कभी भी दे, देम, देयर का प्रयोग नहीं होगा। तो सर क्या करें?
भैया इन तीनों की जगह ही हम किसको प्रयोग करेंगे, दोज को प्रयोग करेंगे। यानी उसने कहा कि रिलेटिव से ठीक पहले कभी भी दे, देम, देयर का प्रयोग नहीं किया जाएगा, उसके स्थान पर हमेशा क्या लिखा जाएगा, दोज किया जाएगा, और दोज लिखने के बाद ही वो वाक्य क्या होगा, सही होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग पढ़ने के लिए। हु हमने डिस्कस कर लिया है, अब विच को डिस्कस करते हैं। तो विच को हम डिस्कस कर रहे हैं, हु को हम डिस्कस कर चुके हैं। विच के 3 पार्ट होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव। सब्जेक्टिव की बात करी तो विच होता है, ऑब्जेक्टिव भी विच होता है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो यहाँ पर क्रिएट होगा कि सर कैसे पहचाने कि ये सब्जेक्टिव है या फिर ये ऑब्जेक्टिव है। अभी हम सेंटेंस जब करेंगे, जब मैं सेंटेंस बोर्ड पे लिखूंगा, उसके बाद में आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे आप पकड़ोगे कि विच सब्जेक्टिव बन के आया है या विच ऑब्जेक्टिव बन के आया है। पजेसिव की अगर बात करते हैं तो मैंने यहाँ पर क्रॉस लगाया, यानी कि इसका पजेसिव ब्रांच नहीं होती है। कई जगह कई बार ऑफ विच का प्रयोग किया जाता है, उसको हम आगे एरर के पार्ट में जब हम सिंटैक्स या करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम विच के दोनों जो पार्ट हैं, विच विच यानी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, इसको सेंटेंस के थ्रू डिस्कस करते हैं। तो 2 सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखे सिर्फ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को पकड़ने के लिए कि साहब विच कब सब्जेक्टिव बन के आया है कैसे पता लगाएं, और विच कब ऑब्जेक्टिव बन के आया है कैसे पता लगाएं। देखिए सेंटेंस सेम लिखे हैं मैंने, बस लास्ट का पार्ट चेंज किया है। दिस इज ए बुक विच, दिस इज ए बुक विच। यहाँ पर मैंने किया इज गुड और यहाँ पर किया आई ब्रॉट यस्टरडे। आपको कुछ कुछ पकड़ में आ रहा होगा जो अभी हम हु के अंदर डिस्कस करके आए थे। इसने कहा जब भी विच सब्जेक्टिव के रूप में आएगा, जब भी विच सब्जेक्टिव केस के रूप में आएगा, बाद में क्या आएगी, वर्ब। क्या आएगी, वर्ब। और जब भी विच के बाद में क्या आ जाए, सब्जेक्ट नहीं, नया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑलरेडी आ चुका है, मैंने अभी हु में भी बताया था आपको। जब विच के बाद में क्या आ जाए, एक नया सब्जेक्ट, तब वो विच क्या कहलाएगा कि मैं कौन से केस का हूं, ऑब्जेक्टिव केस का हूं। ये तो पहचानने का तरीका हो गया। अभी एरर की बात हमने करी नहीं है। एक सेंटेंस लिख रहा हूं, उस सेंटेंस को लिखने के बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लेना उसको। उस सेंटेंस से आपको ये पता लग जाएगा कि विच की एरर किस तरीके से आती है। तो ये मैंने एरर लिखी आपके सामने। मैंने इसमें लिखा सीताज फुट स्लिप्ड विच कॉज्ड हर टू फॉल डाउन। हमने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा है, एग्जाम हम जब दे रहे हैं तो हमें विच पे ही निगाह जाके रुकेगी, और विच देखते ही आपके दिमाग में ये आएगा कि सर ये तो सर ने पढ़ाया था कि यार विच तो रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन में इसको यूज़ किया गया है। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे विच लिखा हुआ है तो विच ही आए, और आए तो उसके पीछे क्या रीज़न है। अगर विच आएगा तो क्यों आएगा, नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, हमें ये चीज़ क्लियर करनी है। अगर देखिए मैं इसको यहाँ पे गलती निकालने चलूँ तो आपके लिए एक बड़ा शॉकिंग रहेगा जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा। यहाँ पर विच नहीं आएगा, यहाँ पर बच्चों क्या आएगा, दिस आएगा। विच गलत है। बोला सर क्या कर रहे हो, रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा रहे हो। रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाते पढ़ाते क्या पढ़ाने लग गए, भैया रिलेटिव प्रोनाउन ही पढ़ा रहा हूँ। रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर यूज नहीं आया, दिस यूज में आया। दिस क्या होता है, दिस होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तो सर 2 होते हैं, एक दिस होता है और एक दैट होता है। हाँ बिल्कुल होता है। तो सर आपने दिस को काम में क्यों लिया, दैट को काम में क्यों नहीं लिया। सुनिए, देखो विच ने हमें ये बताया है कि ये सेंटेंस रिलेटिव प्रोनाउन का है। अब हमने हु में एक एरर में पढ़ा था कि रिलेटिव के बाद जो वर्ब प्रयोग की जाएगी वो रिलेटिव से ठीक पहले वाले के अनुसार आएगी। यानी पहले वाले के अनुसार पहले क्या आता है, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब क्या हो गया, नाउन या प्रोनाउन। इसका मतलब रिलेटिव से ठीक पहले किसका होना जरूरी है, या तो नाउन का या फिर प्रोनाउन का। तभी तो हम जाके उसकी वर्ब का निर्धारण करेंगे कि बाद में क्या आएगी। अब यहाँ पे रिलेटिव से ठीक पहले हमें क्या मिली, वर्ब मिली। क्या हमें नाउन मिला, नहीं मिला। क्या हमें प्रोनाउन मिला, नहीं मिला। तो भैया जब रिलेटिव से पहले नाउन और प्रोनाउन ही नहीं है तो उसमें रिलेटिव का यूज हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। किसका यूज करेंगे हम, उसके बाद में हमें क्या मिला, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ग्रामर ने क्या कहा कि रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले नाउन या प्रोनाउन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के आधार पर वर्ब का निर्धारण होता है। और अगर ऐसा नहीं है तो उस सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्या करेंगे, उस सेंटेंस में हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे।
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? एक तो दिस होता है, एक दैट होता है। दिस का प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे, दैट का क्यों नहीं करेंगे वो सुन लीजिए। दैट का प्रयोग यहाँ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? उसके पीछे रीजन है। दैट हमारा हमने पढ़ा था रिलेटिव कितने होते हैं? हु होता है, विच होता है और दैट होता है। ये तीनों पढ़े थे हमने रिलेटिव में। तो हम हु को डिस्कस कर चुके हैं, विच को हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट हमारा डिस्कस करना बाकी है। क्या इस दैट और इस दैट की स्पेलिंग में कोई अंतर है क्या? नहीं है। तो भैया दैट हमारा तीसरा रिलेटिव प्रोनाउन है, यानी कि दैट भी क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन भी है। और खाली दैट लिखने पर हमें ये पता नहीं चल पाएगा कि हम रिलेटिव की बात कर रहे हैं या डेमोन्स्ट्रेटिव की बात कर रहे हैं। तो क्या करें? दैट को अगर लिख भी दो, बोला साहब आप तो लिख दो, आप तो एक बार लिखो दैट। चलो माना मैंने लिख भी दिया दैट, अगर मैं दैट लिखता भी हूं तो रिलेटिव प्रोनाउन होने के कारण इससे पहले भी मुझे क्या चाहिए होगा? नाउन या प्रोनाउन, यानी एंटीसीडेंट जो दिया हुआ नहीं है। इसलिए यहां पर हम दैट को यूज नहीं कर सकते। सेंटेंस को सही करने के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा? दिस का प्रयोग करेंगे, और दिस का यूज करने के बाद में ही ये सेंटेंस क्या होगा? सही होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो ये हुई हमारे रिलेटिव प्रोनाउन में विच की बात। आइए दैट में 5 तरीके से गलती, सबसे ज्यादा गलतियां आती हैं दैट के अंदर 5 तरीके से। कितने तरीके से? 5 टाइप से एरर देगा दैट की। तो दैट मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया, वही 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पजेसिव। सब्जेक्टिव की बात करें दैट, ऑब्जेक्टिव की बात करें दैट, पजेसिव इसका नहीं होता। अब सर वापस से वही विच वाली प्रॉब्लम आ गई, इसमें भी दैट है, इसमें भी दैट है। अभी जो हमने विच में समझा वही दैट पे अप्लाई होगा। जब सब्जेक्ट बनेगा तो बाद में क्या आएगी? वर्ब आएगी। और जब ऑब्जेक्टिव केस बनेगा तो बाद में क्या आएगा? एक नया सब्जेक्ट। फिलहाल बात करते हैं इसको 5 तरीके से सेंटेंस में गलती कैसे देता है। तो दैट में 5 तरीके से जो गलती की जाती है उसमें से मैंने 4 तरीके से एरर आपको लिख दी है। 5वें तरीके की डिस्कस अभी करेंगे, वो बड़ा है थोड़ा सा समझने में भी और समझाने में भी। पहली वाली चीज को अगर मैं डिस्कस करने चलूं, इसमें गलती निकालने चलूं, तो यहां पर विच नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा? दैट आएगा। यहां पर विच नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा? दैट आएगा। विच यहां पर गलत होगा। दूसरे वाले सेंटेंस में भी अगर गलती निकालने चलूं तो यहां विच नहीं आएगा, यहां भी क्या आएगा? दैट आएगा। यहां भी विच क्या हो गया? गलत, और दैट क्या हो गया? सही। तीसरे सेंटेंस में अगर गलती निकालने चलूं तो इसमें भी विच गलत हो गया। जाहिर सी बात है कि दैट पढ़ रहे हैं तो यहां तो पकड़ में आ रहा है कि दैट ही आएगा, लेकिन एग्जाम में कैसे पकड़े उसके लिए रीजन एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसमें करने चले तो यहां भी विच गलत है, यहां विच क्या है? गलत है। यहां पर भी क्या आएगा? दैट आएगा। सबसे पहले वाले सेंटेंस को डिस्कस करते हैं। देखिए, हर शब्द का आपके बारे में पता है आपको भाई, आपको हर शब्द के बारे में पता है कि आई क्या है, नो क्या है, द क्या है, प्लेस क्या है, विच क्या है, शी क्या है, लिव्स क्या है और इन क्या है। पहली चीज समझ लो दैट की एरर में, उसने कहा कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद, ये विच ने आपको क्या बताया कि मैं रिलेटिव प्रोनाउन से उठ के आया हूं। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद प्रयोग की गई पहली वर्ब की कोई फर्स्ट फॉर्म नहीं बोल रहा हूं, पहली बार प्रयोग की गई वर्ब के ठीक बाद, यानी बिल्कुल बगल वाला पड़ोसी, बिल्कुल दीवार भिड़वा पड़ोसी अगर क्या है? प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन। फिर सुन लीजिए, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद प्रयोग की गई पहली जो वर्ब है उसके बिल्कुल बगल में, यानी उसके ठीक बाद अगर प्रीपोजिशन का यूज किया गया है तो उसमें ना हु आएगा ना विच आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? दैट आएगा। पहली चीज है। दूसरे सेंटेंस में डिस्कस करने चले तो भैया यह क्या है? WH वर्ड है, इसका हमको पता है। इट क्या है? विच क्या है? विच ने हमें बता दिया साहब कि रिलेटिव से आया हूं। डिस्टर्ब आया है, डिस्टर्ब से पता लग गया वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है साहब। अब सेंटेंस में गलती निकालने चले तो यहां पर मैंने इस सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो क्या लगा दिया? क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब क्वेश्चन मार्क सेंटेंस के अंदर लगाया, यानी इंट्रोगेटिव मैनर में सेंटेंस को बना दिया। इंट्रोगेटिव मैनर में सेंटेंस हो, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हो। फिर सुन लीजिए,
प्रश्नवाचक पद्धति से बनाओ। कैसे पता लगेगा? लास्ट में क्या होगा? क्वेश्चन मार्क होगा, शुरू में क्या होगा? WH वर्ड होगा। शुरू में WH वर्ड है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, यानी वाक्य कैसा है? प्रश्नवाचक है। और वाक्य यदि प्रश्नवाचक हो तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? दैट आएगा, ना हु आएगा और ना ही विच आएगा। ये दूसरे सेंटेंस की बात हुई। तीसरे सेंटेंस की बात करने चले तो यहां पर हमें वापस से विच मिला। विच ने फिर बता दिया कि मैं कौन से सेंटेंस का हूं, रिलेटिव प्रोनाउन का हूं। लेकिन दैट क्यों हुआ? देखिए, वाक्य में किसका प्रयोग है? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का कैसे पता लगा? EST जुड़ के आएगी। जिन शब्दों की EST जुड़कर सुपरलेटिव डिग्री नहीं बन सकती है उसमें क्या लग के आएगा? मोस्ट लग के आ जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री हमेशा अपने साथ में क्या लेगी? आर्टिकल डालेगी। भाई सुपरलेटिव डिग्री अपने साथ क्या लेती है? आर्टिकल डाल लेती है। अब उसने कहा कि यदि रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग है और वाक्य में किसका यूज हो रहा है? सुपरलेटिव डिग्री का। किसका यूज हो रहा है? सुपरलेटिव डिग्री का। तो उस वाक्य में ना हु आएगा ना विच आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? दैट आएगा। आई बात समझ में? लास्ट सेंटेंस को यहां पर लिखे हुए लास्ट सेंटेंस को डिस्कस करते हैं। दिस इज द ओनली बुक विच आई नीडेड। देखिए ये काफी बार पूछा गया है। ये मैंने नीचे शब्द भी लिखे हैं आपको, ऑल, सेम, ओनली, फ्यू, समथिंग, समवन, समबडी, एनीथिंग, एनीवन, एनीबडी, नथिंग, नो वन, नोबडी, एवरीथिंग, एवरीवन, एवरीबडी। देखिए सेंटेंस में विच ने तो सिर्फ आपकी क्या हेल्प करी कि मैं रिलेटिव प्रोनाउन से आया हूं सर। अब रिलेटिव प्रोनाउन से आया हूं तो ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन 3 होते हैं, तो क्यों इसमें हु नहीं आएगा? क्यों इसके अंदर विच नहीं आएगा? सिर्फ दैट क्यों आएगा? उसने कहा कि ये 16 वर्ड जो आपको दिए हैं, 16 शब्द, इन 16 शब्द में से अगर एक भी वर्ड सेंटेंस में आ गया और रिलेटिव प्रोनाउन का उसमें यूज करवा रहा है तो उसमें ना हु आएगा ना विच आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा भाई? दैट आएगा। आई बात समझ में? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 4 तरीके से हमने एरर को डिस्कस कर लिया। लास्ट बची 5th वाली जो एरर है, आइए उसको डिस्कस करते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन की 5th एरर को हम डिस्कस कर रहे हैं। सेंटेंस लिखा मैंने, द कार एंड द ड्राइवर विच वर गोइंग नियर माई हाउस मेट विद एन एक्सीडेंट। देखिए इस सेंटेंस को डिस्कस करने के लिए, इसकी एरर को पकड़ने के लिए हमें सबसे पहले 3 चीजों की जरूरत है। देखिए क्या हुआ? लिविंग, नॉन लिविंग और एनिमल। मैंने 3 चीजें आप लोगों के सामने लिखी, लिविंग, नॉन लिविंग और एनिमल। देखिए 2 सब्जेक्ट किससे जुड़े हैं? एंड से। किससे जुड़े हैं? एंड से। इसने कहा 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और ये दोनों सब्जेक्ट इन 3 में से कोई 2 अलग अलग हों। अगर एक लिविंग है तो दूसरा वाला क्या होना चाहिए? या तो नॉन लिविंग हो या क्या हो? एनिमल हो। अगर मैं दूसरे नंबर पे बात करूं कि एक सर नॉन लिविंग है तो दूसरा या तो लिविंग हो या फिर क्या हो? एनिमल हो। तीसरे में बात करूं कि अगर एक एनिमल है तो दूसरा क्या हो? या तो नॉन लिविंग हो और या फिर वो लिविंग हो। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिमाग में आता है कि सर अगर लिविंग और लिविंग दोनों आ गए तो क्या होगा। दूसरी बात करूं कि सर अगर नॉन लिविंग और नॉन लिविंग दोनों आ गए तो क्या होगा। और तीसरे की बात करूं कि एनिमल और एनिमल दोनों आ गए तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि लिविंग, लिविंग के लिए क्या आएगा? हु, यानी लिविंग, लिविंग का मतलब सजीव, और हु किसके लिए यूज होता है? सजीव के लिए। नॉन लिविंग, नॉन लिविंग की अगर बात करूं तो नॉन लिविंग का मतलब निर्जीव, और निर्जीव के लिए क्या आता है? विच आता है। एनिमल, एनिमल की बात करूं तो यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी एनिमल की बात होगी हमेशा किसका प्रयोग किया जाएगा? विच का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि एनिमल भी क्या होता है? ग्रामर निर्जीव मानती है, और निर्जीव मानते हुए उसके साथ भी वो किसका व्यवहार करती है? विच का व्यवहार करती है। अब अगर सेंटेंस की बात करूं तो सेंटेंस में यहां लिखा है कार। कार सजीव है या निर्जीव है? निर्जीव है। ड्राइवर कार को चलाता है, यानी चालक होता है। चालक सजीव होता है, निर्जीव होता है? सजीव होता है।
एक हमें क्या मिला, निर्जीव मिला यानी नॉन लिविंग मिला, दूसरा हमें क्या मिला, सजीव यानी लिविंग मिला। हमारी शर्त पूरी हो गई। उसने भी क्या कहा, दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और वो दोनों सब्जेक्ट इन तीन में से कोई दो अलग अलग हों तो उस सेंटेंस के अंदर ना हु आएगा ना ही विच आएगा, आएगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा दोस्तों, दैट आएगा। आई बात समझ में? इस तरीके से ये आज का हमारा सेशन यहीं कंप्लीट होता है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद, नमस्ते, राधे राधे।